हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं सीडीपी और ये सीडीपी पेपर 2 का है जो 28 दिसंबर 2021 में आपका ऑनलाइन पेपर सीटेट का हुआ था, वही पेपर है फ्रेंड्स। पेपर 2 का ये है। पेपर 1 का देखिए 1 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 का, जिसमें साइंस, मैथ्स और सीडीपी मैं करवा चुकी हूँ। उस वीडियो को नहीं देखें तो आप देख लीजिए। और आज जो सेशन है वो 28 दिसंबर का सीडीपी का है। पेपर 1 का भी हमने ईवीएस, मैथमेटिक्स और सीडीपी, इन तीनों का बहुत सारा हमने करवाया है पीवाईक्यू, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का मैं कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, तो आप ज़रूर कीजिएगा। आगे हम चलते हैं सेशन में। ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपका कंटेंट रेडी है, यानी आपने कंटेंट पढ़ रखा है और ये प्रैक्टिस के लिए हम लोग पीवाईक्यू लगा रहे हैं। ओके, इसलिए मैं थोड़ा सा सेशन को फास्ट रखूंगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता। तो देखिए, इसमें से निरंतरता का सिद्धांत होता है। निरंतरता का सिद्धांत 4th ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है। अब देखिए, यहाँ पर बच्चे व्यवहार के अनुभवों के वजह से छोटी वृद्धि से संबंधित परिवर्तनों के रूप में व्याख्या की जा सकती है। ऐसा नहीं है, बच्चे का व्यवहार पूरी तरह से जीवन के आरंभिक अनुभवों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ऐसा भी नहीं है, शुरू में ही हम पूरे उनके व्यवहार को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, उनके स्टार्टिंग अनुभवों के द्वारा। आज बच्चे मान लीजिए हरकत कुछ कर रहे हैं, बड़े होकर के फिर वो शरीफी बन जाते हैं, तो हम शुरू में ही उनके जो अनुभव हैं उससे हम पूरी लाइफ का व्यवहार को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। बच्चे उत्कृष्ट असभ्य देखिए निगेटिव टैग वर्ड ये नहीं होगा। बच्चे क्रियाशील प्राणी है जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम में मनता क्रिया करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यस, चौथा आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्मों के दृश्यों का अभिनय करता है, यानी बच्चे जो है आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म को देख करके उसी तरह से वो एक्टिंग करते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? परिवार समाजीकरण का प्रमुख संस्थान है? नहीं, परिवार से तो बच्चे ये फिल्म देख करके और अभिनय नहीं कर रहे हैं। मीडिया समाजीकरण का एक प्रमुख संस्थान है, इससे बच्चे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है कि पियाजे के द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करें। देखिए, एक तरफ यहाँ पर 4 अवस्था पियाजे के द्वारा जो है विकास का दे दिया गया है और दूसरी तरफ क्या है उसकी विशेषता दे दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी संक्रियात्मक। तर्क पूर्वक चिंतन यानी कि तर्क के साथ लॉजिकल थिंकिंग। संरक्षण योग्यता यानी कंजर्वेशन का थॉट बच्चे में आ जाता है। कंजर्वेशन कब आ जाता है? आप सभी लोगों को पता है कंजर्वेशन कब बच्चे में आ जाता है। परिकल्पनात्मक तर्क यानी कि यहाँ पर देखिए बच्चे जो हैं वो अब्स्ट्रैक्ट थॉट करना कब शुरू कर देते हैं, तो लास्ट स्टेज में अब्स्ट्रैक्ट थॉट उनमें आता है। यानी देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये बी आपका हो जाएगा। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है? प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं। देखिए, प्रतीकों की सोच और होगा यानी कि सिंबॉलिक थॉट बच्चे में होगा, लेकिन संरक्षण नहीं। तो ये तो पूर्व संक्रियात्मक में होता है। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक में क्या होगा? बच्चे के संरक्षण की योग्यता आ जाएगा, यानी कि आपका ए हो जाएगा। संरक्षण की योग्यता मूर्त संक्रियात्मक में आ जाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक में संरक्षण नहीं, बच्चे यानी कि कंजर्वेशन नहीं वो समझ पाते हैं, लेकिन कंजर्वेशन की समझ नेक्स्ट स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद एक संवेदी है जो कि पहला अवस्था होता है। संवेदी जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होता है, इसमें बच्चों की स्थिरता की समझ शुरू होती है। तो ये सी हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट का बी और सेकंड का डी, फर्स्ट का बी सेकंड का डी। अब 2 से भी फर्स्ट का बी सेकंड का डी कहाँ पर है? फर्स्ट का बी सेकंड का डी, फर्स्ट का बी यहाँ पर है, बाकी ये तो फर्स्ट का डी है, होगा नहीं। फर्स्ट का ए होगा नहीं, फर्स्ट का बी, सेकंड का देखिए यहाँ पर ए है तो ये भी नहीं होगा, सेकंड का डी, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जिन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? पुनर्बलन एवं सजा तो होगा नहीं, सजा से बच्चे नहीं सीखेंगे। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, बिल्कुल ये सही होगा। अवलोकन एवं अनुकरण ये सब होगा, सामाजिक अंतःक्रिया भी होगा, लेकिन सबसे मतलब कि आवश्यक जो है विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लेव वायोगोस्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किस का समर्थन नहीं किया जाता है? तो देखिए, परीक्षा के लिए अधिगम पहले ही में आपका मिल गया निगेटिव, क्योंकि निगेटिव पूछा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7।
लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं, जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। बिल्कुल, जो लेव वाइगोस्की होते हैं वो सामाजिक और संस्कृति की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण, यानी देखिए यहाँ पर बात की गई है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन की। तो ये मतलब कि कह रहा है कि किससे सही वर्णित है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की बात इसमें नहीं की जाती है। मित्रों और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, ये भी नहीं। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, बिल्कुल, ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्वयं के लिए कानून नियम को उचित ठहराना, ये भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल इथिक की बात की जा रही है, तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है? प्रगतिशील कक्षा जो होती है बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है कि ईश्वर ने उन्हें जन्म से उच्च नैतिकता और नीति प्रदान की है? ऐसा नहीं। कोरी कोटी होते हैं? नहीं। कोरी पट्टी होते हैं? रिक्त स्लेट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो कुछ उनके पास एक्सपीरियंस, उनका अनुभव होता है, अनुभव लेकर आते हैं। कोरी पट्टी नहीं होते हैं। लघु वयस्क जिनकी सोच वयस्क से कम नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं, बिल्कुल, बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। इस तरह का हम नज़रिया बच्चे के प्रति रखते हैं प्रगतिशील कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए, कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है? बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार चिकित्सक, जीव विज्ञानी, वाद्य यंत्र विशेषज्ञ, कसरती, रचनात्मक, अभिव्यक्तिशील, तो ये नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये देखने को मिल रहा है अंतः व्यक्तिगत और प्रकृतिवादी, शारीरिक रूप से क्रियाशील, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेव वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है? ऐसा तो नहीं उन्होंने बोला है संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालेगी। संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक होगी, बिल्कुल। जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करती है, प्रभावित नहीं करती है, ऐसा कुछ नहीं है। विकास को प्रभावित करती है, संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ऐसे स्वतंत्र भी नहीं होती है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें है कि एक सहशैक्षिक कक्षा में अध्यापक का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्वलित करता है? एक समान लिंग के समूह बनाना तथा लड़के और लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य देना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्वलित करता है। तो यही तो फर्स्ट में ही आपका मिल गया कि एक समान लिंग के समूह बनाना है, मतलब लड़के का अलग समूह, लड़कियों का अलग समूह, दोनों को अलग अलग कार्य देना। तो ये तो जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करता है, दर्शाता है। यही ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि क्या व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए शिक्षा को। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आगे का अगर ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक चलन के विपरीत भूमिकाओं में दर्शाना, जेंडर एक सामाजिक निमिति है पर चर्चा करना, मतलब कि इस पर बच्चे के बीच में डिस्कशन करना, जेंडर समतुल्यता वाली भाषा का प्रयोग करना। तो ये तो सब सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वही रॉन्ग है, रॉन्ग पूछा गया है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखिए क्या है। विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियाँ प्रस्तावित की गई है? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया भूमिका अदा करना, तो ये तो है ही। समूह में कार्य करना, ये भी सही है। पोर्टफोलियो बनाना, ये भी है। परियोजना, ये भी है। मतलब चारों तो पॉजिटिव ही है। 2020 में चारों के बारे में बात की गई है, तो चारों ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें चारों दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है मातृभाषा के बारे में? स्कूल को सारी कक्षाओं में केवल एक मानक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो बिल्कुल रॉन्ग। स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए, बिल्कुल राइट, क्योंकि सभी की भाषा का हमें सम्मान करना है, इसकी बात की जाती है। स्कूल के सभी स्तर पर अंग्रेजी को निर्देशन की भाषा निर्धारित करना, ऐसा नहीं हम कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति से हतोत्साहित, देखिए निगेटिव टैग वर्ड, ये भी नहीं होगा, तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक संस्कृति रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्रों को अपनाना चाहिए।
क्या कर रहे हैं कि एक जो टीचर्स है अपनी कक्षा में जो बच्चे हैं सामाजिक संस्कृति संदर्भ को प्रधानता देते हुए, ठीक है, संस्कृति रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ठीक है, ये बात, क्या ये बात सही है, ये आपको देखना क्या ये बात सही है। अब देखिए, तो ये तो बात सही है, लेकिन आगे वाला देखते हैं। विद्यालय को एक संरचित एक रूप पाठ्यक्रम, देखिए एक रूप पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए। कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर गौर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर गलत हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नता पर गौर क्यों नहीं करेंगे, गौर करना चाहिए। ठीक है, तो ये आर आपका जो है रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, केवल ए सही है, आर रॉन्ग है। तो ये देखिए ए सही लेकिन आर गलत, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जिसमें ए सही लेकिन आर गलत दिया है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गूढ़ज वैकल्य की पहचान क्या है, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया जो कैलकुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं। गणन कौशल, क्षीणता, संख्याओं एवं गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत, तो बिल्कुल यही आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन, क्योंकि कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसको डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, अवधान ये तो ADHD हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है? अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी शामिल होते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, दृष्टिबाधित विद्यार्थी, वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से आते हैं जो हाशिए पर है। तो देखिए भाई, समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है तो हर तरह के विद्यार्थी उसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है। एक शिक्षिका को विद्यार्थी के किस व्यवहार से यह इंगित होगा कि वह दृष्टिबाधित है। मतलब कि अगर मान लीजिए आप टीचर हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो किस व्यवहार से आप समझ पाएंगे कि यह बच्चा दृष्टिबाधित है। श्याम पट को बहुत दूर से पढ़ने को चुनना, क्या आप चुनेंगे कि वो बहुत दूर से मान लीजिए पढ़ रहा है, तो इसमें तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दृष्टिबाधित कैसे हो सकता है जब पढ़ रहा है। तो सूक्ष्म जानकारी वाले भौतिक नक्शे को पढ़ना, अब देखिए उन नक्शे को भी छोटी छोटी चीज़ें लिखी गई है उसको भी पढ़ रहा है, तो इसमें कैसे दृष्टिबाधित हो सकता है। बारीक मुद्रा वाले कार्यपत्रों को तुरंत पूरा करना, तो इसमें भी दृष्टिबाधित नहीं होगा, क्योंकि तुरंत नहीं कर पाएगा जब दृष्टिबाधित होगा। तो पढ़ने में चुनौती महसूस करना, पढ़ते समय आंखें मिचकाना, बिल्कुल ये हो सकता है। ये व्यवहार से इस मतलब कि इस तरह का अगर वो व्यवहार करता है तो हम समझ पाएंगे कि बच्चे दृष्टिबाधित हैं, देखने में प्रॉब्लम हो रही है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है। मेधावी अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। मेधावी अगर कोई अधिगम करता है, सीखने वाला लर्नर है, तो उसको हम क्या करेंगे, जिसको गिफ्टेड बोला जाता है, गिफ्टेड लर्नर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप अगर टीचर हो तो आपको क्या करना चाहिए। कार्यों को समझने के लिए निश्चित निर्देश और विस्तृत दिशा निर्देश देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर निर्देश देने की बात नहीं है, ठीक है, निश्चित निर्देश, स्टैंडर्ड निर्देश क्यों देंगे हम, तो ये गलत चीज़ें हो जाती है। उसके बाद निर्धारित पाठ्यक्रम जो होता है ना, पाठ्यचर्या, ये क्या होता है, सख्ती से अनुसरण, दो यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड हो गया। मानकीकृत, ये भी देखिए क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी नहीं होगा। मध्यम से उच्चतर श्रेणी के चिंतन वाले कार्यकलाप देना, बिल्कुल, यानी मिडिल से लेकर के हाई लेवल तक वो चिंतन वाले वो कार्यकलाप देंगे जो गिफ्टेड बच्चे हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए। नैदानिक नामीकरण का। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए। डायग्नोस्टिक लेवलिंग का, लेवलिंग करेंगे तो लेवलिंग निगेटिव टैग वर्ड होता है। रीजनेबल एकोमोडेशन, सिग्रेशन भी निगेटिव होता है। कम्पिटेटिव क्लासरूम भी निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो ध्यान दीजिए, स्पर्धात्मक कक्षा लोचकार, ये गलत हो जाएगा। बच्चों का पृथक्करण तो ऐसे निगेटिव हो जाता है। अब देखिए नामकरण भी निगेटिव टैग वर्ड होता है। समायोजन, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति, यानी अधिगम को, लर्निंग को कौन कौन इफेक्ट करते हैं। अधिगमकर्ताओं की जो अभिवृत्ति होते हैं वो प्रभावित करते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल करेंगे। जो एटीट्यूड होंगे लर्नर का वो करेंगे। एज ऑफ लर्नर, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, है ना, जो आपका टीचिंग स्टाइल है, अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय तकनीक है, वो भी करेगा। अधिगमकर्ताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, बिल्कुल सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भी करते हैं, यानी चारों ये करते हैं। तो चारों अगर करते हैं तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन दिया गया है।
आगे चलते हैं 22 में आपके सामने क्वेश्चन है अर्थपूर्ण अधिगम के लिए, मीनिंगफुल मतलब लर्निंग के लिए बच्चों को समादृत महसूस होना चाहिए, बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए, बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब अधिगम के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति, ये तो ऐसे निगेटिव टैग वर्ड हो गया, ये तो आपका ऐसे ही ऑप्शन नहीं होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर और देखिए 2 ऑप्शन आपके बच्चे, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। बच्चों को समादृत महसूस होना चाहिए और बच्चों के अनुभवों को समाहित करना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस को भी हमें क्या करना चाहिए? समाहित करनी चाहिए, है ना। यानी कि चिल्ड्रेन नीड टू फील वैल्यूड, है ना, मतलब उनको फील होना चाहिए कि भाई हमें भी वैल्यू दिया जा रहा है और उनके एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए दोनों ऑप्शन दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए 23 की बात करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान दी गई त्रुटियों पर एक माध्यमिक विद्यालयी स्तर के अध्यापकों को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्या पूछा गया है? विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान जो त्रुटि गलती की जाती है बच्चों के द्वारा, जब वो लर्निंग करते हैं तो जो गलती करते हैं, तो उस गलती पर एक माध्यमिक विद्यालय स्तर के यानी कि मिडिल क्लास के अगर आप टीचर हैं तो आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? विद्यार्थियों की गलतियों को तुरंत संशोधित करना चाहिए? तुरंत संशोधित तो नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, ये नहीं होगा। किसी सहपाठी को विद्यार्थियों की त्रुटियों को संशोधित करने के लिए कहना है, ये भी नहीं करेंगे, ठीक है, कि तुम उसकी गलती को सही कर दो, नहीं। विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की त्रुटियों को पहचानने और उन पर काम करने के अवसर देने चाहिए, बिल्कुल ये ज़्यादा आपका पॉजिटिव और सही आंसर है। विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना, ये तो निगेटिव टैग वर्ड हो गया, ये नहीं होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप चारों ऑप्शन को जब आप दिल से पढ़ेंगे ना तो आप ज़रूर फ्रेंड्स सही आंसर पर पहुंच पाएंगे, लेकिन अब चारों ऑप्शन को ध्यान से और जब गहराई से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही ऑप्शन पर आप पहुंच जाएंगे। सीडीपी में क्या है कि आप निगेटिव टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड को अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर फ्रेंड्स मुझे लगता है कि 95% आप क्वेश्चन सही कर देंगे सीडीपी में। तो आप ज़रूर निगेटिव टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड देख लीजिएगा। अब ये कहाँ देखिएगा? मेरे चैनल पर तो मैंने नहीं ये बताया है, लेकिन फ्रेंड्स मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम बाकी है वो देख लेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो सचिन सर हैं या हिमांशी मैम है या जो भी आप देखते होंगे, मैं किसी का यहाँ पर प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनके चैनल पर निगेटिव टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो आप जाकर देख सकते हो। हमें तो सीखने से मतलब है ना, किसी के चैनल से हम सीखे उससे क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप सीख सकते हो, सर ने बनाकर डाला है और उसको अगर आप सीख सकते हैं तो निगेटिव टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड को अगर आप देख लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर आपके लिए सीडीपी बहुत इजी हो जाएगी। 90 मार्क्स के सीडीपी होते हैं ना, तो आप 70, 75, 80 तक सही कर लेंगे अपना सीडीपी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ज़रूर आप एक बार देख लीजिएगा सीडीपी। अगर आप 90 मार्क्स में 75, 80 मार्क्स लाना चाहते हैं 90 में से सीडीपी में, तो फ्रेंड्स निगेटिव टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड एक बार ज़रूर देखकर, अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखकर ही आप एग्ज़ाम में जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करके आइएगा, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाहूँगी, सचिन सर के चैनल पर मैंने देखा है, वहाँ पर सर ने बहुत अच्छे से करवाया है, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन। 24 में क्या है? एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, परीक्षा में कम अंकों के लिए अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है। ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मतलब अपने को होशियार वो समझती है, लेकिन परीक्षा में जब कम अंक आता है तो अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है कि हमने परिश्रम नहीं किया। उसका यह तर्क क्या दर्शाता है? मतलब इस तरह की अगर वो स्टूडेंट है तो नियंत्रण का आंतरिक केंद्र, बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में पास नहीं होता है और खुद को जिम्मेदार मानता है तो वो सबसे महान है। आंतरिक केंद्र यानी कि खुद के नियंत्रण का आंतरिक केंद्र खुद को मानती है ना। अधिगम असहायता बिल्कुल नहीं, नियंत्रण के बाहर कारक कुछ नहीं, बाहरी कारक को नहीं मानेगी कि टीचर ने नहीं पढ़ाया, कोचिंग नहीं अच्छा मिला, नोट्स नहीं अच्छा था, ये सब वो नहीं बहाना बनाएगी, वो खुद को जिम्मेदार मानेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 में आप देख लीजिए, क्वेश्चन है क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है? सही विकल्प चुनिए। हाँ, भय एक, देखिए भय का कोई नहीं होता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा ना, ठीक है। नहीं, भय की वजह से अधिगम से संबंध विच्छेद हो जाता है और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं, बिल्कुल। तो हाँ वाला तो ऑप्शन बिल्कुल होगा ही नहीं, नहीं वाला 2 ऑप्शन है। भय एक संवेग है और इसलिए संज्ञान से संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है, संज्ञान से संबंधित है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
आगे हम बात करते हैं 26। जब आप ये समझ जाएंगे ना कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर आप जो ऑप्शन होगा वहाँ पर आप जल्दी पहुँच जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आप ज़रूर एग्ज़ाम में देखिएगा कौन होगा, इससे मतलब भी ध्यान दीजिएगा कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। 4 में से अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन हटा देते हैं तो उस पर क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, इस पर क्या था कि क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भाई की कोई भूमिका नहीं होती है। तो भाई की भूमिका होती है कि नहीं। मान लो टीचर सिखा रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं, अब बच्चे डरे हुए हैं, तो अगर मतलब ये डरे हुए तो इनकी भूमिका है कि नहीं। अगर डरे हुए हैं तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, मतलब हाँ ये भूमिका होती है, मतलब कि जो भय है वो भय हमें सीखने में मदद करेगा नहीं करेगा, उसका कोई रोल है सिखाने में सीखने में नहीं है। तो यहाँ पर हाँ वाला जो ऑप्शन है तो ऐसे ही नहीं होगा, है ना। तो 2 ऑप्शन को हटा दिए, तो अब आपके पास 2 है, तो उस दोनों में आप जल्दी डिसाइड कर पाएंगे ना, आपका टाइम बचेगा, बाकी इतना लंबा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इससे आपका टाइम बचत होगा। अब हम आगे आते हैं 26 क्वेश्चन। अध्यापक को बच्चों में अधिसंज्ञान अपने ही चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता के विकसित करने पर बल और बढ़ावा देना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। दूसरी क्या है, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन को स्वनियंत्रित करने में मदद करता है। ये भी सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है फर्स्ट का, तो फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब दोनों सही है और दूसरा फर्स्ट का व्याख्या कर रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं 27। इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है। रट कर याद करना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय जहाँ वर्ड आ गया, संयोजन के माध्यम से समझना, ड्रिल और बार बार अभ्यास, ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। देखिए जब चारों को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप सही ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। 28। विद्यार्थी अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहजज्ञ सिद्धांत रच लेते हैं। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को ऐसे करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। निरुत्साहित क्यों करना चाहिए, ये तो बात गलत है। विद्यार्थियों को ऐसी अवधारणाओं की रचना करने के लिए दंडित, ये भी नहीं करना चाहिए। दोनों देखिए टैग, जहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड आएगा बस वहीं आप रुक जाइए। निरुत्साहित ये गलत है, ठीक है। विद्यार्थियों को ऐसे पूर्व अवधारणाएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक अधिगम शिक्षण शास्त्र को उनके अनुरूप बनाना चाहिए, बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बट फोर्थ भी पढ़ सकते हैं। इन सिद्धांतों को अनदेखा भी देखिए निगेटिव टैग वर्ड है, तीनों में आपको निगेटिव टैग वर्ड मिल गया, ऐसे ही आप पहुंच गए सही ऑप्शन थर्ड पर, ठीक है। अब चलते हैं 29 में देखिए, संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से संबंधित स्थापित करना चाहिए। तो पूर्व ज्ञान से संबंध को स्थापित बिल्कुल करना चाहिए। जो बच्चे पहले से सीखे हैं उसके साथ अगर हम रिलेट करेंगे तो बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। गैर उदाहरण और अपवाद बताने से बचना चाहिए। देखिए एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जैसे कोई चीज़ आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, एग्जाम्पल अगर आप ले रहे हैं तो मिक्स एग्जाम्पल लेंगे, जो उस चीज़ से रिलेटेड एग्जाम्पल होगा वो भी, और बाहर जो नहीं होगा वो भी, मिक्स करके पहले एग्जाम्पल आप लेंगे। अपवाद वगैरह को भी लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बचना है, तो बचने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष निर्देशन की विधि का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्यक्ष निर्देशन विधि सही नहीं होता है, डायरेक्ट मतलब हम बच्चे को क्या बता दिया, फॉर्मूला ही, और ये बोलेंगे कि रट लो और याद कर लो, यही होता है। तो ऐसे नहीं, डायरेक्ट। अब जैसे बच्चों को अगर नाउन पढ़ाने का है तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा दिया और बोले कि बच्चे रट लो, उसको कुछ समझाए नहीं आप, है ना, या जो उसका अनुभव पहले का रहा है उससे कुछ रिलेट नहीं किए, तो ये तो गलत बात है। तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अधिगम के लिए आकलन करने के बजाय अधिगम का आकलन, अब ध्यान समझिए, यहाँ अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए मूल्यांकन जो किया जाता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, जो कि सही होता है। सीखने के लिए ना बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, बच्चे कितना सीख रहे हैं और कितना सिखाना है और कितना मेहनत करना है। और अधिगम का आकलन जो होता है ना, वो साल के लास्ट में एक बार होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, समेटिव असेसमेंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर करें अधिगम के लिए आकलन करने के बजाय अधिगम का आकलन करने का प्रावधान बनाना चाहिए, तो गलत है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट इवोल्यूशन जो होता है वो सही होता है। समेटिव साल के लास्ट में एक बार कि बच्चे ने कितना सीखा, उससे बेटर है ना कि बच्चे को हम सिखाने के लिए मूल्यांकन करें। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए विद्यार्थियों का। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का।
इस सेशन का निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता यानी गुण है? प्रश्नों का उत्तर देने के निश्चित चरण है, जैसे कि अध्यापक द्वारा साम पट पर उत्तर का लिखा जाना और विद्यार्थियों द्वारा ज्यों का त्यों नकल करना। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, है ना, ऐसा नहीं होगा। किसी समस्या तक पहुँचने और उसका समाधान निकालने की केवल एक, देखिए निगेटिव टैग वर्ड हो गया, केवल एक ही कैसे प्रक्रिया हो सकता है, उस पर क्यों हम जोर देंगे? अलग अलग प्रक्रिया हो सकते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे चुपचाप सुने और पुनरावृत्ति का प्रत्यास्मरण करें, यानी कि पुनरावृत्ति करे, रिपीट करे, जो टीचर बोल रहे हैं उसी को रटे और चुपचाप सुने। तो बच्चे तो यहाँ पर क्या हो गए, मतलब कि यहाँ पर तो टीचर सेंटर एजुकेशन हो गया, तो ये भी गलत हो गया बात। तो अब चौथा ऑप्शन बच गया, यही आपका सही होगा, लेकिन फिर भी इसको आप पढ़ लीजिए। सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये आपका राइट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स CDP में आपने क्या देखा, बहुत ही आसान। अगर चारों ऑप्शन को दिल से पढ़ते हैं सही ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। ये दूसरी चीज़ क्या है कि निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड को समझते हैं तो सारे आपके CDP सही होंगे। 30 में से फ्रेंड्स पता है मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 25 तो आपके सही होंगे ही, केवल निगेटिव टैग वर्ड और आप चारों क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, इतना तो आप ज़रूर सही कर लेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो बच्चे कंटेंट पढ़े हैं, थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन की है, वो 30 में 30 भी करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी भी तैयारी की है, निगेटिव टैग वर्ड की अगर पहचान कर पाते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड की पहचान कर पाते हैं, तो आप 25 क्वेश्चन ज़रूर सही कर लेंगे। इसलिए निगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, सभी टीचर होते हैं, तो आप जहाँ भी पढ़े होंगे तो निगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड आप ज़रूर देख लीजिएगा। हर टीचर बताते हैं, हर टीचर के चैनल पर है, तो आप कहीं से भी देख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी एग्ज़ाम में फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं तो बस इस वीडियो में इतना ही और बोलना चाहूँगी, और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 30 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आप सभी लोगों को अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, तैयारी करती रहिए। जिनका एग्ज़ाम चल रहे हैं वो तो एग्ज़ाम हॉल में होंगे, और जिनका एग्ज़ाम कल होने वाला है उनको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी। और जिन लोगों का भी एग्ज़ाम का सेकंड फेज़ में, मतलब अभी डेट नहीं आया है, उनको अभी नहीं पता चला है, वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।